हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लास। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है उपसर्ग प्रकरण। सबसे पहले इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रत्यय के बारे में पढ़ा था कि प्रत्यय क्या होते हैं, उनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। आज हम पढ़ते हैं उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग धातु या शब्दों के पूर्व लगने वाले होते हैं, अर्थात कोई भी धातु जैसे गम, पठ, धाव इत्यादि अनेक सारी धातुएं होती है। तो कोई भी धातु या शब्द आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कुछ भी हो सकता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ऐसा कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो उनके पूर्व में तो धातु या शब्द के पहले जो लगते हैं वही क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो धातु या शब्दों के पूर्व लगने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग गति स्त्रिथा, अर्थात उपसर्ग की तीन गति होती है, तीन स्थितियां होती है। उपसर्गों का तीन मतलब होता है। क्या होता है? पहला है कि अर्थ बदल जाता है। जब उपसर्गों का प्रयोग धातु या शब्दों से पहले किया जाता है तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। ये इसकी आप एक तरह से ये मान सकते हो कि ये उपसर्गों की विशेषताएं हैं। उपसर्गों की क्या है? ये विशेषताएं हैं कि उपसर्ग किस लिए हम प्रयोग में लेते हैं। तो उसका पहला प्रयोग क्या है कि जब भी हम किसी धातु या शब्द के पहले उपसर्गों को लगाते हैं तब हम उसका शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जैसे हमने लिखा सीध धातु, जैसे मैंने एक लिखा शब्द सीध धातु, लट्लकार में इसका एक शब्द बनाया सीदती, अर्थात बैठना। सीध यानी होता है बैठना, लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रय उपसर्ग यहाँ पर जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है हमारा प्रसीदति, और प्रसीदति का अर्थ होता है प्रसन्न होना। तो इस तरह से जब भी कोई भी धातु या शब्द के आगे हम उपसर्गों का प्रयोग करते हैं तब उसका अर्थ बदल जाता है। दूसरा नियम क्या है? दूसरी विशेषता क्या है कि विपरीत अर्थ होता है, अर्थात किसी भी संज्ञा या किसी भी धातु के पूर्व जब हम उपसर्गों को लगाते हैं तो हम उस शब्द का अर्थ विपरीत भी कर सकते हैं। यानी किसी शब्द का विलोम शब्द बताने के लिए भी उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नियम क्या है? तीसरी विशेषता क्या है कि शब्दों में विशेषता प्राप्त हो जाती है। यानी उपसर्ग जब भी हम प्रयोग में लेते हैं तो धातु या शब्दों के अर्थ में क्या आ जाती है? विशेषता आ जाती है। तो इस तरह से उपसर्ग की तीन स्थितियां होती है। आगे उपसर्ग योगेन धात्वार्थ है क्वचित परिवर्तते। उपसर्ग के प्रयोग से धातु के अर्थ में कहीं पर परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि धातु या शब्द के आगे जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो अर्थ बदल जाता है। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि उपसर्ग योगेन धात्वार्थ है क्वचित परिवर्तते, अर्थात उपसर्ग के प्रयोग से धातु के अर्थ में कहीं परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए कहा गया है। अतः कथ्यते, इसीलिए कहा गया है या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। मीन्स क्या है कि उपसर्ग के द्वारा उपसर्गेण तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ में बलात् अर्थात बल देकर या जबरदस्ती, अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह, नीयते अर्थात ले जाया जाता है। धातु के अर्थ में उपसर्ग के द्वारा बल देकर दूसरी जगह ले जाया जाता है, अर्थात उनको पास में कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत। यहाँ पर देखो
ये जो लिखा हुआ है उसके लिए मैंने एक्सप्लेन नीचे लिखा है कि संस्कृत में ह्री धातु हरण के, हरण अर्थात चुराना, यहाँ पर जो नीचे शब्द लिखे गए हैं ये 5 शब्द है, प्रहार, आहार, संहार, विहार और परिहार। इस तरह से यहाँ पर 5 शब्दों का प्रयोग किया गया है, अर्थात 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं उपसर्गों के, जिनमें एक ही कॉमन धातु है। कौन सी? ह्री धातु। ह्री यानी होता है हरण करना। ह्री यानी क्या होता है? हरण करना, जिसका मीन्स क्या होता है? चुराना। हरण यानी क्या होता है? चुराना। तो संस्कृत में ह्री धातु हरण के अर्थात चुराने के इस अर्थ में प्रयुक्त होती है। इस अर्थ में क्या होती है? प्रयुक्त होती है। ह्री धातु हरण करने के योग में प्रयोग में आती है, लेकिन जब हम इसमें घन प्रत्यय लगाते हैं, घंच प्रत्यय लगाते हैं, ह्री धातु में घंच प्रत्यय के प्रयोग से, ये हमने ह्री धातु लिखी, ह्री धातु में जब हमने घंच प्रत्यय का प्रयोग किया तो हमारे पास एक नया शब्द बना हार। एक नया शब्द कौन सा बना? हार बना। ह्री प्लस घन बराबर क्या बना? हार शब्द बना। तो किंतु इस एक हार शब्द के भिन्न उपसर्गों के प्रयोग से अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन जब हम इस हार शब्द में, हार शब्द से पूर्व उपसर्गों का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर इस हार शब्द का अर्थ बदल जाता है। हार का मतलब होता है एक तरह से माला। हार शब्द का मतलब पहनाने वाली माला जो होती है वो भी मान सकते हो, या फिर युद्ध में जो हार हो जाती है वह भी आप यहाँ पर कह सकते हो। तो हार शब्द के इस तरह से 2 अर्थ होते हैं, एक तो माला और एक हार। सामने वाले से किसी से हार जाते हैं तो उस चीज के लिए यहाँ पर हार शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन जब इन दोनों शब्दों में, अर्थात इसका जो संयुक्त शब्द है हार शब्द, इसमें जब हम भिन्न भिन्न उपसर्गों का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ क्या है? बदल जाएगा। जैसे हमने लिखा प्रे प्लस ह्री, ह्री से हार शब्द बनेगा। जब हम इनमें कौन सा प्रत्यय जोड़ देंगे? घन प्रत्यय जोड़ देंगे तो हार शब्द बन जाएगा हमारा। और हार शब्द में जब हम प्रयुपसर्ग जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा प्रहार। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? प्रहार। प्रहार का मतलब होता है आघात, जबकि हार का मतलब क्या था? माला या हार। लेकिन जब हमने इसमें प्रयुपसर्ग जोड़ा तो हमारा शब्द बना प्रहार, और जिसका हिंदी मीन्स होता है आघात। ठीक इसी प्रकार से जब हम ह्री धातु में वी उपसर्ग जोड़ते हैं, ह्री यहाँ पर एक कॉमन धातु है जिसका मतलब है हरण करना, जैसा कि मैंने यहाँ बताया ह्री धातु हरण के या चुराने के अर्थ में प्रयोग में आती है। तो जब हम ह्री धातु में वी उपसर्ग जोड़ते हैं तो हमारा शब्द बनता है विहार। हमारा शब्द क्या बनता है? विहार, जिसका मतलब क्या होता है? भ्रमण। अर्थात यहाँ पर हार शब्द का फिर से मीन्स बदल गया। किस कारण से? वी उपसर्ग लगाने से। ठीक इसी प्रकार सम उपसर्ग के साथ जब ह्री धातु का प्रयोग किया जाता है तो शब्द बनता है हमारा संहार। सम उपसर्ग के साथ जब ह्री धातु का प्रयोग करेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? संहार, जिसका मीन्स होता है विनाश। यानी हार का जो अर्थ था माला या हार, उसका मीन्स बदल गया। ठीक इसी प्रकार से जब हम आ उपसर्ग के साथ ह्री धातु का प्रयोग करेंगे तो हमारा शब्द बनता है आहार। आ धातु के आ उपसर्ग के साथ ह्री धातु का प्रयोग करने पर हमारा शब्द क्या बना? आहार, जिसका मीन्स क्या हुआ? भोजन। यानी भोजन जो करते हैं उसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं? आहार कहते हैं, जिसके अंदर ह्री धातु और आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक इसी प्रकार परी, परी यानी होता है चारों ओर। तो परी उपसर्ग के साथ जब ह्री धातु का हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हमारा शब्द बनेगा परिहार। इन्हीं 5 शब्दों का यहाँ उल्लेख था। प्रहार, आहार, यहाँ पे आ दिया हुआ है तो आहार शब्द बना, बाद में संहार, उसके बाद विहार और उसके बाद परिहार। तो परिहार शब्द बना जिसका मीन्स होता है निराकरण। निराकरण समाधान जिसे हम कहते हैं, बचाव या हटाना। इस तरह से परिहार शब्द के 3 अर्थ होते हैं जिनका यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो इस तरह से धातु में जब हम उपसर्गों का प्रयोग करते हैं तो उनका अर्थ
बदल जाता है। अब पढ़ते हैं उपसर्ग की परिभाषा कि उपसर्ग कहते किसे हैं। कि बेशब्दांश, शब्दांश अर्थात शब्द का अंश, जो धातु या संज्ञा से पहले लगकर, जैसा कि मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूं कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो धातु या शब्दों के पहले लगते हैं। तो धातु या संज्ञा से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थ में परिवर्तन की बात भी मैं आपको बता चुका हूं कि उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती है, 3 स्थितियां होती है, जहां पर पहली विशेषता यही थी कि उपसर्ग जो है वो अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। सामान्य रूप से संस्कृत में इनकी संख्या 22 है। सामान्य रूप से संस्कृत में इनकी संख्या कितनी है? 22 है। जिनकी संख्या जो 22 इनकी संख्या है वो कुछ इस प्रकार है। एक तरफ मैंने उपसर्ग लिखे हैं, एक तरफ उनका अर्थ लिखा है उपसर्ग का, दूसरी तरफ उपसर्ग का उदाहरण तथा उस उदाहरण का अर्थ है। जैसे कि पहला उपसर्ग है प्रयोपसर्ग, जिसका अर्थ है प्रकर्ष, उत्तम या अधिक। ये 3 अर्थ आपके प्रयोपसर्ग के होते हैं। प्रयोपसर्ग से रिलेटेड मैंने यहाँ पर आपको एक उदाहरण भी लिखा है, प्रभवती। मैं ज्यादा उदाहरण यहाँ नहीं लिख सकता, इसीलिए आप एक एक उदाहरण के द्वारा ही इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। प्रयोपसर्ग जिसका उदाहरण मैंने क्या लिखा है? प्रभवती, जिसका मीन्स क्या होता है? समर्थ होता है। जबकि भू धातु, यहाँ पर प्रभवती में धातु कौन सी है? भू धातु, जिसका मीन्स होता है होना। लेकिन यहाँ पर जब हमने प्रयोपसर्ग लगाया तो हमारा शब्द क्या बन गया? समर्थ होता है, अर्थात अर्थ बदल गया। तो इस तरह से प्रयोपसर्ग के लगने पर हमने भू धातु का यहाँ पर क्या कर दिया? अर्थ परिवर्तन कर दिया। ठीक इसी प्रकार पराउपसर्ग, सेकंड नंबर का उपसर्ग कौन सा है? पराउपसर्ग, जिसका मीन्स होता है विरुद्ध या तिरस्कार। तिरस्कार अर्थात अपमान करना। जैसे मैंने लिखा पराजयते, जैसे मैंने लिखा पराजयते, यहाँ पर जी धातु है। यहाँ पर धातु कौन सी है? जी धातु, जिसका मीन्स है जीतना। लेकिन जब हमने पराउपसर्ग लगाया तो यहाँ पर अर्थ हो गया हमारा पराजित होता है, अर्थात हार जाता है। तो ये हमने पराउपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ बदल दिया। तो इस तरह से उपसर्गों के लगने पर संज्ञा का या धातु का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है आपका अप उपसर्ग। अप का अर्थ होता है विपरीत, पश्चात, दूर। ये 3 अर्थ आपके अप के होते हैं, जिसका एक उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है अपनयति। यहाँ पर नी धातु है, जिसका मतलब है ले जाना। तो यहाँ पर जब हमने अप उपसर्ग लगाया तो शब्द हमारा बना था अपनयति, जिसका मीन्स होता है दूर करता है। ठीक इसी प्रकार सम उपसर्ग, सम उपसर्ग का मीन्स होता है समीप या मिलकर। जब हमने ह्री धातु में सम उपसर्ग लगाया तो हमारा शब्द बना संहरति। ह्री धातु यानी पहले भी बता दिया है आपको हरण करना होता है, तो यहाँ पर शब्द बना हमारा संहरति, जिसका मीन्स होता है संहार करता है। अगला उपसर्ग है हमारा अनुपसर्ग। आप इनको उपसर्ग भी कह सकते हो, ये शब्द आपके अव्यय भी कहलाते हैं। अव्यय इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द हमेशा वाक्यों में ऐसे के ऐसे ही प्रयोग में आते हैं, इनके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला अव्यय है हमारा अनुअव्यय। अनुअव्यय का मीन्स होता है पीछे या समान, जिसका एक उदाहरण है लिखा हमने यहाँ पे अनुचरति, जिसका मीन्स क्या होता है? पीछे चलता है। ठीक इसी प्रकार अब उपसर्ग, अब उपसर्ग का मीन्स होता है नीचे या न्यून। न्यून यानी होता है कमी या कम। एक उदाहरण लिखा मैंने अवगच्छति। गच्छति अर्थात गम धातु, यहाँ पर जिसका मीन्स होता है जाना। लेकिन जब हमने अब उपसर्ग लगाया तो हमारा अर्थ क्या बन गया? समझता है। और शब्द क्या बना था? अवगच्छति, जिसका मीन्स क्या है? समझता है। ठीक इसी प्रकार निस उपसर्ग। निस उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध या बिना। निषेध यानी होता है रोकना, मना करना, जिसका मैंने एक उदाहरण लिखा यहाँ पर निष्पाप। यहाँ पर देखो आपको शय षटकोण वाला दिख रहा है, जबकि यहाँ पर जो है सलेट वाला लिखा हुआ है। तो ये निस प्लस पाप, यहाँ पर एक आपकी संधि का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है।
इसलिए यहां पर आपका उस से के स्थान पर क्या बन गया, शय षटकोण वाला बन गया। संधियों के वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं जहां पर आपको संधि एक्सप्लेन की हुई है। तो निस प्लस पाप इक्वल क्या बना था हमारा, निष्पाप। तो जिसका मीन्स क्या होता है, पाप रहित। निरुपसर्ग का अर्थ होता है अच्छी प्रकार। निरुपसर्ग का मीन्स क्या है, अच्छी प्रकार या अच्छी प्रकार से, अच्छी तरह से। निरुपसर्ग से रिलेटेड मैंने एक उदाहरण लिखा, निर्गच्छति। गच्छति अर्थात जाता है, लेकिन निरुपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ बदल गया, क्या, निकलता है। तो इस प्रकार आप निरुपसर्ग का एग्जाम्पल कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा था, निर्गच्छति, जिसका मीन्स है निकलता है। अगला है हमारा नवा दुष्व्यय। दुष्उपसर्ग या अव्यय आप कह सकते हो यहां पर, जिसका अर्थ है कठिन, असाध्य या बुरा। एग्जाम्पल के लिए हमने यहां पर लिखा है दुष्कर, जिसका मीन्स क्या होता है, करने में कठिन। यहां पर भी देखो संधियों के अनुसार दुस प्लस कर दिया गया है, लेकिन से के स्थान पर यहां पर व्यंजन संधि के अनुसार क्या कर दिया गया है, शय कर दिया गया है। लेकिन इस वाले शब्द में जो उपसर्ग है वो कौन सा है, दुस उपसर्ग। अगला है हमारा दुरुपसर्ग। दुर यानी होता है बुरा या कठिन। दुर यानी क्या होता है, बुरा या कठिन। एग्जाम्पल के लिए लिखा हमने दुराचरति। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिखा, दुराचरति, जिसका मीन्स क्या होता है, दुराचार करता है। अगला है हमारा वि उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट, बिना या रहित। ये तीन जो अर्थ है वो किसके होते हैं, वि उपसर्ग के। एक एग्जाम्पल के लिए लिखा हमने विरमति। विरमति यानी होता है रुकता है। जैसे हम बोलते हैं सह अधर्मात् विरमति, अर्थात वह अधर्म से रुकता है। तो इस प्रकार से वि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अगला उपसर्ग है हमारा आंग, जिसके लिए हम आ शब्द वर्ण का प्रयोग करते हैं, जिसका मीन्स होता है तक लेकर या फिर और अर्थात दिशा निर्देश वाला जो होता है उसके लिए है। जैसे हमने लिखा आगच्छति, यहाँ पर गम धातु दी गई है और उपसर्ग कौन सा दिया गया है, आग उपसर्ग दिया गया है, जिसका मीन्स क्या होता है, आता है। अगला उपसर्ग है हमारा नि उपसर्ग। नि उपसर्ग का मीन्स होता है नीचे, समीप या समूह। ये तीन अर्थ आपके किसके होते हैं, नि उपसर्ग के, जिसका एक उदाहरण मैंने आपको यहाँ पे लिखा। ये एक संज्ञा शब्द है, ना कि कोई धातु। निकट, निकट का अर्थ होता है समीप। निकट का अर्थ क्या होता है, समीप। अगला है हमारा उपसर्ग अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग का मीन्स होता है बड़ा, ऊपर या प्रधान। ये तीन अर्थ आपके अधि उपसर्ग के होते हैं, जिसके लिए मैंने एक उदाहरण लिखा, अधिकरोति। अधिकरोति अर्थात अधिकार करता है। यहाँ पर जो धातु है वो कौन सी धातु है, क्री धातु, जिसका मीन्स क्या होता है, करना। अगला उपसर्ग है हमारा अति उपसर्ग, 15 नंबर का, जिसका मीन्स होता है अधिक या अतिशय। अतिशय मतलब मीन्स वही है अत्यधिक की। जैसे मैंने लिखा अत्यावश्यकम, यहाँ पर देखो आपका अति उपसर्ग दिया गया है और बाद में आवश्यक शब्द लिखा गया है। तो यहाँ पर यण संधि के अनुसार तय के जो ई दिया गया है, इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। कौन सी संधि के अनुसार, यण संधि के अनुसार। तो अति का अर्थ होता है अधिक या अतिशय, जिसका एक एग्जाम्पल लिखा हमने अत्यावश्यकम, जिसका मीन्स क्या होता है, बहुत आवश्यक। अगला है हमारा अपि उपसर्ग। अपि यानी होता है निकट, ढकना या प्रश्न। अपि यानी निकट, ढकना या प्रश्न। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा अपिधानम, जिसका मीन्स होता है ढक्कन। तो यहाँ पर जो उपसर्ग दिया गया है वो कौन सा है, अपि उपसर्ग है। अगला उपसर्ग है हमारा सुउपसर्ग, जिसका मीन्स होता है अच्छा, सरल या फिर श्रेष्ठ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा सुकर है, आप सुकर है के स्थान पर सुपुत्र भी लिख सकते हो, जिसका मीन्स होता है अच्छा पुत्र। तो यहाँ पर सुकर है यानी क्या होता है, सरल, और सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र। तो इस तरह से हम सुउपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं।
अगला उपसर्ग है आपका प्रति उपसर्ग। प्रति का मतलब होता है हर एक, और या आदि। इन तीनों का अर्थ क्या, इन तीनों की जो संस्कृत है, संस्कृत में जो उपसर्ग है वो कौन सा है, प्रति। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, प्रति करोति। प्रति करोति का मतलब होता है प्रतिकार करता है। यहाँ पर भी क्री धातु है जिसमें उपसर्ग कौन सा लगाया है, हमने प्रति उपसर्ग लगाया है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका क्या बदल गया, अर्थ बदल गया और क्या बन गया, प्रतिकार करता है। अगला उपसर्ग है हमारा परि उपसर्ग। परि उपसर्ग का मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर। जैसे एग्जाम्पल में लिखा मैंने परिभ्रमति। परिभ्रमति अर्थात जिसका मीन्स होता है चारों ओर घूमता है, तो परिभ्रमति अर्थात चारों ओर घूमता है। यहाँ पर जो धातु है वो कौन सी धातु है, भ्रम धातु। भ्रम यानी क्या होता है, घूमना, लेकिन जब हमने परि उपसर्ग लगाया तो मीन्स क्या हो गया, चारों ओर घूमता है। अगला है हमारा अभि उपसर्ग, जिसका मीन्स होता है आगे, ऊपर या ओर। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर अभिनयति, धातु कौन सी है, नी धातु, जिसमें अभि उपसर्ग जब लगाया तो मीन्स क्या हो गया, नाटक करता है, जबकि नी यानी होता है ले जाना, लेकिन अभि उपसर्ग लगाने पर यहाँ पर इसका अर्थ बदल गया। ठीक इसी प्रकार अगला उपसर्ग है आपका उप उपसर्ग, जिसका मीन्स होता है समीप या गौण। जैसे मैंने लिखा उपगच्छति। उपगच्छति अर्थात समीप जाता है। यहाँ पर गम धातु है, गम यानी होता है जाना, जिसमें उप उपसर्ग लगाने पर अर्थ क्या बन गया, समीप जाता है। अगला है हमारा उत उपसर्ग। उत उपसर्ग का मीन्स होता है अतिशय या ऊपर, जिसका एक एग्जाम्पल लिखा मैंने यहाँ पर उन्नति। यहाँ पर आपको न दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको अलग अलग करके लिखोगे तो उत प्लस नति होता है। आपकी एक संधि होती है अनुनासिक संधि, जिसमें वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पांचवा वर्ण अर्थात अनुनासिक वर्ण आने पर पहले वाला वर्ण अपने ही वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। तो अर्थात यहाँ पर शब्द क्या बना हमारा, उन्नति, जिसके अंदर उपसर्ग कौन सा है, उत उपसर्ग है, जिसका मीन्स क्या होता है, आगे बढ़ना। तो स्टूडेंट आप इन 22 उपसर्गों को याद कर सकते हैं, उनके अर्थों को याद कीजिए ताकि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू स्टूडेंट।